हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट से 6 जेपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इंडियन पॉलिटी में, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि आपको जो मन में जो डाउट्स है उसे मैं क्लियर कर दूं। पहला आपका ये डाउट है कि हम लोगों को क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है आप लोगों का कि जब हमारा सिलेबस 6 जीपीएससी में नया है, ठीक है, तो हम लोग उसके पीछे बनाना कितना इंपॉर्टेंट होगा, 1 से 5 तक बनाना क्या मतलब है जब सिलेबस नया है। तो दोनों क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो उसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप देखिए, एनालाइज करिए कि क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है ना, कोई भी अगर सेल है कोई भी सेल है वो बनाता है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, तो सबसे पहले उसको प्रीवियस ईयर का पेपर का जो क्वेश्चन होते हैं ना उसे दिया जाता है उनको। क्यों? क्यों? इसी के बेस पे आपको बनाना है, ठीक है। अब इसी को देख करके किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देते हैं, इसका पैटर्न देख लीजिए, अब इसी हिसाब से बनाइए। तो आप ही बताइए, क्या पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है वो पहले थे अभी चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। हिस्ट्री पहले था आज भी वही है। हो सकता है सिलेबस में कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिया हो, कुछ एक्सक्लूड कर दिया हो, अलग मैटर है, ठीक है, वो आपको देखना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन जो पहले पूछे जा रहे थे उसी टाइप के क्वेश्चन इस बार ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पहला ये चीज, ठीक। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला 6 जेपीएससी का 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे प्रीलिम्स के, वो पॉलिटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन थे, डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। सबसे पहला ये है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पहले एक ही कमीशन में थे, उसको सेपरेट किया गया था, अलग अलग बॉडी में उनको डिवाइड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? तो इसको बता दें, इसका आंसर है 89th अमेंडमेंट। 89th अमेंडमेंट में ये हुआ था कि इसको बाइफरकेट करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अलग अलग कमीशन में डिवाइड किया गया था। इसे अगर बात करें 93rd अमेंडमेंट का, तो इसमें क्या हुआ था ना, ओबीसी का रिजर्वेशन का बात किया गया था कि ओबीसी को जो है ना, ओबीसी को 27% का, आप लोग को पता होगा, रिजर्वेशन दिया जाता है, वो इस अमेंडमेंट के तहत दिया जाता है, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था। तो सबसे पहले बता दें, उस समय 8 शेड्यूल्स थे। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, उस समय 8 शेड्यूल्स है। अभी कितने हैं? अभी 12 हैं। उस समय कितने थे? 8, ठीक है। टोटल आर्टिकल्स तो उस समय 395 आर्टिकल थे, ठीक है। और कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो डिफेक्शन का जो पॉलिटिकल पार्टी में चलता था, कि कौन सा अमेंडमेंट से ये जो इविल ऑफ डिफेक्शन है ना उसको हटाया गया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए 52nd है, 54th है, 56th है, 58th है, कौन सा है? देखिए अगर बात करें तो 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1985 में, 1985 में 52nd अमेंडमेंट आया था। जो दल बदलू थे ना, इधर उधर दल बदल के चल जाते थे कि हम किसी और पार्टी से टिकट लेकर के लड़े और बाद में फिर बदल के किसी और पार्टी में चले गए, इसी को रोकने के लिए आया था 52nd अमेंडमेंट 1985, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कौन से आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के अंदर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस आर लिविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में किया जाता है? सेंटर और स्टेट के बीच में। कौन सा आर्टिकल में है? देखिए ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे अगर बोल दिया जाए, आर्टिकल पूछ दिया तो इसका आंसर है, देख लीजिए कौन सा होगा। 68 है, 69 है, 270 है, 271 है। बहुत क्लोज क्लोज दिए हो तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर है 270, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है कि गुड गवर्नेंस का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कौन सा फीचर नहीं है? गुड गवर्नेंस अच्छी बात है, अच्छा बात इसमें जो होगा वो रहेगा, नहीं होगा नहीं लगेगा। सिंपल सवाल, पहले देखिए अकाउंटेबिलिटी है, होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल कोई भी अगर गुड गवर्नेंस का बात हो रहा है तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी चाहता है, जवाबदेही, ठीक है।
उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो, सबको पता चलेगा कि कौन सा गवर्नमेंट कितने दिन में काम करती है, कौन सा ऑफिस कितने दिन में रिपोर्ट देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है तो बहुत अच्छी बात है। रेड टिपिजन तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गुड गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो रेड टिपिज्म है कि पैसा अगर नहीं दोगे तो पास नहीं होगा। ठीक है, फाइल घुमा रहे हैं, आपका ऑफिस में घूम रहा है, आपका पास नहीं हो रहा फाइल, इसको बोलते हैं रेड टिपिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना कि हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स। देखिए ये ऐसे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये पवेट में सबसे पहले ये दिया जाए। हर बुक में, कोई भी बुक पढ़िएगा ना पवेट का, उसका स्टार्टिंग में ही आपके इसके बारे में दिया रहेगा। इसको देख लीजिए आंसर को क्या होगा। सबसे पहले बताइए कि हर्बर्ट साइमन होगा, देख लीजिए, ड्वाइट वाल्डो, फिर उसके बाद फ्रैंक मैरिनी, FM रिक्स। अगर बात करें तो इसका आंसर तो हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन ने इसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि रिक्स के बारे में, देखिए रिक्स भी बहुत पॉपुलर है। ये क्या लाए थे, इसको बोला जाता है ना फादर ऑफ कंपेरेटिव अप्रोच। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें कंपेरेटिव अप्रोच डालने वाले ये थे। कंपेरेटिव अप्रोच के बारे में इनका बात होता है कि कंपेरेटिव अप्रोच किसने डाला था, ये इसने डाला था। ठीक है, FW रिक्स। आगे बढ़ते हैं। कि जो इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC, ठीक है, बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। बैरियर्स जो गुड गवर्नेंस के है उसको आइडेंटिफाई किस में किया गया था। ठीक है, पहला इथिक्स इन गवर्नेंस, दूसरा ये सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, चौथा लोकल गवर्नेंस। ये चारों में से कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। विच अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड। आपको इसके बारे में बता दें कि जितने भी, देखिए अगर पंचायती राज से कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीनों का एक चीज कॉमन रहेगा आपको। सारे जितने भी प्रोविजन लिखे हुए हैं ना, ये लोग सारे के सारे 243 में आए हैं। आर्टिकल नंबर 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के अंदर में सब हेडिंग है, जैसे कि 243A, B, C, D ऐसे करके, उसके बाद ही चलता रहेगा। मतलब जितने आर्टिकल होंगे इसी में होंगे। ठीक है, तो पहला तो अब देखिए इससे होगा क्या, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि कुछ भी होगा म्यूनिसिपैलिटी या पंचायती राज वाला 243 में है, तो आप दो ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। देखिए 243 इसमें है और इसमें देखिए दोनों में 243 नहीं है, अलग है। मतलब ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए, ऑप्शन बी एंड सी ऐसे ही हट जाएंगे, लेकिन ए और डी में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो इसमें आंसर है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कि मैच द फॉलोइंग था। ये ऐसे तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत मतलब कि टफ क्वेश्चन बोला जाता है कि ये ऐसे दे दिया जाए कि लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी कब आया था, इस टाइप से। लेकिन फिर भी अब आ गया है तो इसके हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि कुछ ईयर हैं उसमें इंक्वायरी कमेटी कब आया था, इस तरह का। तो अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आप इस तरह क्वेश्चन के रेडी रहना है। ठीक है, जैसे कि अभी के लिए एजुकेशन काफ़ी चर्चे में है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये है, सारे के ऑप्शन लगातार लिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए अब कि कौन कौन कमेटी है ना, उसमें मेंबर कौन थे, ऐसा देख लीजिए, चेयरपर्सन एटलीस्ट जान लीजिए। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी थे ना, इसके PK वत्तल थे। PK वत्तल इसके चेयरमैन थे। ठीक है, PK वत्तल वत्तल उसके बाद जॉन मथाई थे इसके टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन थे ना, 1953 से 54 इसके। और रूरल अर्बन रिलेशनशिप जो कमेटी है, इसके AP जैन थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, ये बाद में पूछा जा सकता है, इसको जान लीजिए, CM कोरिया होते हैं। CM CORREA, CM कोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये अभी क्योंकि एजुकेशन कमेटी बहुत चर्चे में है, तो आप जान लीजिए एजुकेशन कमेटी कब कब कौन कौन आया था। ठीक है, सबसे पहला जो आया था वो आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये कब आया था, ये आया था सबसे पहले 1952 में। ठीक है, 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। दूसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आया था कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन, ये इसी को बोलते हैं कि इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसी को बोलते हैं, कोठारी कमीशन को ही है। ये कब आया था, ये 1964 से लेकर के 64 से लेकर के कब आया था, 66 तक आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद क्या हुआ था कि पहला एजुकेशन पॉलिसी हमारा आया था 1968 में। दूसरा एजुकेशन पॉलिसी कब आया था, 1986 में। तीसरा जो अभी लेटेस्ट है, जो अभी चल रहा हो, बहुत न्यूज़ में आप लोग भी देखा होगा, 2020 का जो है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आया है, ये किसके, अगर ये बात करें ये किसी कोई कमेटी रिकमेंड की होगी, वो कमेटी का क्या नाम है? वो कमेटी का नाम है के कस्तूरी रंजन। ठीक है, के कस्तूरी रंजन का जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया था ये नेशनल, उसके जो रिकमेंडेशन है उसके पॉलिसी के हिसाब से उसी के ऊपर एक पॉलिसी आया है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो फिलहाल के लिए 2016 में ये 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिफ्थ जेपीएससी की बात करेंगे। अभी फिफ्थ जेपीएससी की बात करेंगे, उसमें इंडियन पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सबसे पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ, कैसे वो लोग सबमिट करते हैं? जो एस्टिमेट्स है एक्सपेंडिचर का, कोई भी बजट आता है उसका एस्टिमेट्स होता है एक्सपेंडिचर का, वो लोग मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? ठीक है, पार्लियामेंट पे रखेंगे तभी तो पास होगा। तो वो किस तरह मानते हैं? सबसे पहला ऑप्शन एडॉक फंड्स, एक्सेस फंड्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, चौथा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें देखिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है ना, इसमें मांगते हैं ये लोग, ये बोलते हैं को चाहिए भैया पैसा, इसका डिमांड करते हैं ग्रांट्स में। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं, द रेवेन्यू एस्टिमेट्स। ठीक है, द रेवेन्यू एस्टिमेट्स ऑफ बजट, ये कौन प्रिपेयर करता है? रेवेन्यू एस्टिमेट से कौन प्रिपेयर करता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सेंट्रल सेक्रेटरीट, तीसरा रिस्पेक्टिव कमीशन, चौथा फाइनेंस कमीशन। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में रेवेन्यू एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड बजट का देख लेते हैं कि बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कैसा है? मॉनेटरी पॉलिसी होगा, कमर्शियल पॉलिसी होगा, फिजिकल पॉलिसी होगा, या मनी सेविंग पॉलिसी होगा? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये आरबीआई लाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाती है। कमर्शियल पॉलिसी कोई इंडस्ट्री लाएगी, ये बिजनेसमैन लाएंगे वैसा। ठीक है, उसी तरह फिजिकल पॉलिसी जो है ना, फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट लाती है, इसी को बोलते हैं, जो बजट आती है ना इसी को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का बजट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर हो गया फिजिकल पॉलिसी, देख लीजिएगा। द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि भाई कोई भी बिल है ना टैक्स पे इंट्रोड्यूस करना है तो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के हम नहीं ला सकते हैं? ये किस में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 117 में ये दिया हुआ है कि कोई भी बिल अगर ला रहे हैं तो टैक्स के ऊपर, तो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन जरूरी है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला कि कोई भी मनी, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के अंदर में जो आता है वो कहाँ पे रखते हैं? ठीक है, सबसे पहले एक कंटीजेंसी फंड में, फिर कंसोलिडेटेड फंड में, फिर जनरल डेवलपमेंट फंड में, फिर पब्लिक अकाउंट फंड में। कौन से फंड में? सोच लीजिए। देखिए कंटीजेंसी फंड है ना, इसमें वो सब होते हैं ना जो कोई डिजास्टर से लेकर लड़ने के लिए होता है ना, उसमें मतलब कि तुरंत हमको पैसा चाहिए निकालने के लिए, उसमें इसको डालते हैं, कंटीजेंसी फंड में डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है पब्लिक अकाउंट्स फंड। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स फंड में पब्लिक को पैसा डालते हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन द ऑडिट ऑफ बजट थ्रू इट्स कौन से कमेटी के अंदर में? एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, ऑडिट रिव्यू कमेटी, कौन सा कमेटी के अंदर में? इसका आंसर है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन में जो सीट्स है ना रिजर्व है वुमेन के लिए, कौन से, किस टाइप का जो इलेक्शन है उसमें? ठीक है, वुमेन का जो रिजर्वेशन है कहाँ पे डिफाइंड है, कौन से जो इलेक्शन होता है उसमें? सबसे पहला पंचायती राज, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव, कैबिनेट, चौथा लोकसभा। आपको पता होगा कि जो पंचायती राज है इसमें 1/3 है ना सीट रिजर्व होते हैं, किसके लिए? वुमेन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेशनलिस्ट, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी देख लीजिए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ये 1919 में स्प्लिट हुआ था, किससे हुआ था? सिंपल कांग्रेस पार्टी से, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसीड्यूर ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट द अमाउंट डिमांड रिड्यूस्ड बाय ₹1। इसका क्या मतलब होता है कि भाई पैसा है ना वो घटा करके ₹1 कर दिया, इसका क्या मतलब, कौन सा मोशन है ये? देखिए अगर इसका बात करें कि ये कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए इकोनॉमिक कट में क्या होता है, पैसा कुछ पर्टिकुलर एरिया से है ना वो घटा देते हैं। दूसरा पॉलिसी कट में क्या है, पॉलिसी कट में है ना क्या करते हैं कि हम लोग पॉलिसी के ऊपर,
पॉलिसी के ऊपर हम लोग डिसअप्रूव कर देते हैं। पॉलिसी कट में ये होता है कि इसमें क्या होता है ना, बोलता है ना कि हम लोग पॉलिसी पे अप्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको मतलब कि सहमति नहीं दे रहे हैं। तीसरा ये है ना टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है ना, जो अमाउंट है वो 100 रुपये तक डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये चल रहा है, ठीक है। बेसिक कट कुछ ऐसा मेरे को पता नहीं है, बेसिक कट कुछ होता होगा, लेकिन टोकन कट में ऐसा है कि 100 रुपीज़ तक घटा देते हैं। पॉलिसी कट में 1 रुपया तक। इकोनॉमिक कट में हम लोग क्या करते हैं कि वो हमको उससे मतलब नहीं है कि क्या है नहीं है, उसमें मतलब है सिर्फ कि पैसा घटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो पॉलिसी कट होता है ना, इसका आंसर पॉलिसी कट है। पॉलिसी कट में हम लोग 1 रुपया तक घटा देते हैं, ठीक है। हम लोग पॉलिसी से सहमति नहीं है, इसलिए इसको लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस टू ₹1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा कमीशन है ना, कि वो कौन सा कमीशन है, वो बताया था क्या, इंटर स्टेट जो है ना, परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बैठाने का बात किया था। कौन सा कमीशन है? 3-4 कमीशन है। पूची कमीशन, सरकारिया कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन, मौली कमीशन, 4 कमीशन है, ठीक है। आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सा कमीशन है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट बोला था कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसको परमानेंट बैठाइए, तो इसका आंसर है सरकारिया कमीशन, ठीक है। पढ़ते हैं। एज पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, which one of the following does not form the part of freedom to assemble peacefully without arms? ठीक है, इसमें कौन सा नहीं करता है? देखिए 4-5 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली जो है ना विदाउट आर्म्स, उसमें कौन सा नहीं इसका फॉलो करता है इसमें? ठीक है, सबसे पहला है घेराव ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग। घेराव कर दीजिए, कोई ऑफिशियल का जो काम नहीं कर रहा है उसको घेर लीजिए, मारने उड़ने का धमकी उमकी देने लगी वैसा है। दूसरा है असेंबली पीसफुली, ठीक है। तीसरा है पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, ठीक है, ये भी ठीक है। स्टेट कैन मेक लॉज इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या होना, घेराव करना नहीं है। कि इसमें अगर आपको बोल दिया है कि फ्रीडम है असेंबल होने का पीसफुली, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर ऑफिशियल को घेराव कर लीजिए, उसको बोलिए कि भैया आपको करना ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन हु एडवोकेटेड 1/3 ऑफ द जजेस इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट। कौन सा चेयरमैन ऐसा था लॉ कमीशन का, उन्होंने बोला कि 1/3 जो है ना जज हाई कोर्ट का, वो अनदर स्टेट से, दूसरे स्टेट से होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्टिस HR खन्ना थे, इन्होंने बोला था कि भैया जो जज का, जो हाई कोर्ट का जो जज होता है ना, वो अदर स्टेट का 1/3 डाला करिए, ठीक है। अच्छे से चलेगा ये हाई कोर्ट इसके लिए, ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रेजिग्नेशन किसे देते हैं? पहला स्पीकर को देते हैं, ठीक है। चौथा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, तीसरा चीफ जस्टिस को, चौथा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। तो देखिए इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं, तो उसको वो अपना देते हैं, अपने से लोअर जो होते हैं, फर्स्ट लोअर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको दे देते हैं कि लीजिए हम जा रहे हैं या ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, रिजाइन करके जा रहे हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई अगर इसमें अगला क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग कैन ए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज, ठीक है। किस कंडीशन में, किसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह कितने दिन काम कर सकते हैं, ठीक है। उनका मतलब मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, उसके बाद उनको करने के लिए नहीं दिया जाएगा। उसके बीच में ही कोई इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। अगर किसी वजह से वो डेथ पे हैं, या डेथ हो गया है, या रेजिग्नेशन कर दिए हैं, या कुछ ऐसे रिमूव हो गया ऐसा कुछ, तो इसमें जो आंसर है, इसका आंसर है 6 मंथ्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस जो है ना, जो लाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया है, तो पार्लियामेंट में कितने टाइम के अंदर अंदर, अगर सेशन स्टार्ट हो गया है तो उसको रखना ही होगा, कितना टाइम, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1 मंथ, दूसरा ऑप्शन है 6 वीक्स, तीसरा 8, और चौथा 6 मंथ्स, ठीक है। तो इसका आंसर है 6 वीक्स। विद इन 6 वीक्स अगर सेशन स्टार्ट हो गया है, हाउस बैठा हुआ है, लोकसभा चल रहा है या राज्यसभा चल रहा है, तो 6 सप्ताह के अंदर में ही, ठीक है, जैसे ही स्टार्ट हो गया उसे 6 सप्ताह के अंदर में ही आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ ये ऑर्डिनेंस हम लाया था, इसको पास कर दीजिए, नहीं तो ये फिर लैप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 5th JPSC में बस इतना ही था। अब आप 4th JPSC में देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो कैसे इलेक्ट होता है, इसके ऊपर है, ठीक है। इलेक्ट होता है लोकसभा के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा,
ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये चौथा, नॉमिनेट किया जाता है मेजोरिटी में जो भी पार्टी रहती है लोकसभा में वो। देखिए, अगर अगर रूल्स की बात करें तो ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर तो यही है कि अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अगर जो पार्टी मेजोरिटी में रहती है वही उसको आगे भेजती है, तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन ये इंटरनली बात है कि हाँ, कोई पार्टी अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो वो अपना एक फेस आगे रखती है, बोलती है इसे अपॉइंट कर दीजिए, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डीपीएसपी, ठीक है, जो डीपीएसपी हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं इंडिया ने, वो कहाँ से लिया गया था, कौन से कंट्री से लिया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव आते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन आयरलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अगर 5 साल का, अगर हम लोग 6 साल का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें आप देखिएगा, जो जेपीएससी का 6 अगर एग्जाम हुआ है तो उसमें आपको 3 बार आपको ये देखने को मिल जाएगा, इतना रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आयरलैंड। हम लोगों ने आयरलैंड से डीपीएसपी वाला कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to non-citizens? ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, उसको भी हमको ये राइट्स देंगे। कौन सा ये है फ्रीडम, कौन कौन सा राइट्स है ये जो किसी और, जो फॉरेन, जो नेशनल्स हैं, फॉरेन कोई फॉरेनर आते हैं हमारे कंट्री में, उसको भी दिया जाएगा। पहला, फ्रीडम टू स्पीच। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर फ्रीडम टू स्पीच देंगे ना तो वो आकर के हेटरेट बात करने लगेंगे, पाकिस्तान का बात करने लगेंगे, सपोज करिए कि ऐसा। फ्रीडम टू मूव सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द, ऐसा होगा तो टेररिस्ट लोग आकर के यहाँ सेटल हो जाएंगे। चौथा, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी को ऐसा दे देंगे तो ये जो बहुत पैसा वाला हो जाएगा उधर से आकर के यहाँ सारा जमीन खरीद लेगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, कि हाँ कुछ गलत होता है तो जाकर कोर्ट में जा सकते हैं, ये सबको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ वेदर नेशनल या फिर फॉरेनर, सबको है ये। तो ये वाला राइट्स तो इवन जो टेररिस्ट हैं उनको भी दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम बढ़ाने, जो चलाने का, वो कितने टाइम का जो दिया हुआ है, ठीक है, कि कितने टाइम में इसको चलाना है, ठीक है, कितने टाइम में इसको खत्म करना है, इसका फुल वर्जन कितने देर में गाया जाता है उसके ऊपर है। तो इसका आंसर है 52 सेकेंड। ये सबको पता होगा, बचपन से आप लोग गाते आ रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, ये हमेशा चलता है, जो हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये पार्टी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने का क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला कि ये 5% टोटल वोट पोल हो, उसके लिए है। दूसरा, ये सारे कंस्टिट्यूंसी में लड़ जाएंगे तो नेशनल पार्टी मिलेगा। और चौथा है कि अगर कैप्चर कर लेते हैं पावर 4 स्टेट में तो। चौथा है 5% वोट मिला है कोई भी 4 स्टेट में, ठीक है, तो भी नेशनल पार्टी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, इसका आंसर है 5%। ये कि 5% अगर वोट मिल जाए किसी भी 4 स्टेट में तो हो जाएगा। देखिए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए 4th जेपीएससी में तो उतना ही था। अब 3rd जेपीएससी का देख लेते हैं, इंडियन पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे जो 2008 में हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसका देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए हम लोगों को कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है ये, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये आर्टिकल कौन सा? 51 है, 44 है, 39 है, 265 है, कौन सा आर्टिकल में? तो इसका आंसर है आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। ठीक है, कि हम लोग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर। विद इन हाउ मेनी डेज द मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज टू बी रिटर्न टू लोकसभा बाय राज्यसभा। देखिए, कोई भी मनी बिल जो आता है ना, वो क्या होता है, लोकसभा में ही आता है सिर्फ। ठीक है, वो राज्यसभा में नहीं आ सकता है। ठीक है, पहला ये चीज़ है मनी बिल का। दूसरा, अगर ये मनी बिल राज्यसभा में जाता है ना तो उसको कुछ ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के रख लिया, ऐसा नहीं। 14 दिन के अंदर अंदर में उसको रिटर्न करना है लोकसभा को। नहीं तो जैसे वो भेजा गया है ना, जो भी कंडीशन में, वो ही उसी टाइप में, उसी वैसे ही पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 दिन के अंदर अंदर में राज्यसभा को रिटर्न करना होता है लोकसभा में कि हाँ, जो ये बिल है इस पर हम सहमति है नहीं है, क्या जो भी बोलना है बोल सकते हैं, अपना रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, मानना नहीं मानना लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है लोकसभा को। ठीक है, इस समय लोकसभा राज्यसभा के ऊपर डोमिनेट करता है मनी बिल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, ये कैसे आप देख सकते हैं, कौन से स्टेटमेंट आपको समझ में आता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है? पहला, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तीसरा, रेसिडुअल पावर जो है सेंटर के ऊपर है। चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए, अगर बात करें कि फेडरल स्टेट का मतलब ही होता है कि शेयरिंग, दोनों हम लोग म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे का। तो इसका ये जो आंसर है, इसका ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट डाला गया है, कौन से आर्टिकल में? देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आर्टिकल में आपको सब सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होंगे? जब भी आपको ऐसा दिखे ना, तो दो ऑप्शन जो मिलता जुलता है ना, उसी में से कोई एक आंसर है। देखिए इसमें 75(1), 75(3), ठीक है, दोनों सेम आर्टिकल है। तो इसमें क्या है, ये जो 171 है ना, इसको हटा दीजिए, 118 है, इसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो ऊपर दो ऑप्शन है ना, उसी में कोई होगा। तो इसका आंसर है 75 का 1, ठीक है। इफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ अपर हाउस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ अपर हाउस, तो इसमें क्या हम लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है इसके बाद आगे? तो ये क्या पहला ऑप्शन है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वोटिंग में, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उसमें वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि भाई वो बोल ही नहीं सकता है लोअर हाउस में, अगर लोअर हाउस में बजट आ रहा है तो उसमें बोल ही नहीं सकता है वो। तीसरा ये है क्योंकि अपर हाउस का, इसलिए बोल ही नहीं सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अपर हाउस में मतलब कि बोल नहीं सकता है, भाई ऐसा क्या हो। चौथा ऑप्शन है कि ही विल बिकम ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर स्वेरिंग एज इन एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसे ही उसका लेगा ना शपथ, तो अपने आप 6 महीने के अंदर में ये लोअर हाउस का मेंबर बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर बात करें कि अगर कोई अपर हाउस का है ना, तो क्या कर सकता है कि जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये आता है सरकार के ऊपर कि हाँ सरकार मेजोरिटी में है कि नहीं है। ये डिफाइन कहाँ होता है? लोकसभा में। अगर लोकसभा में हो रहा है तो राज्यसभा का कोई मेंबर है वो आकर के यहाँ वोट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बोल ही नहीं सकता है, बोलने का राइट्स है, लेकिन यहाँ पे वोट नहीं कर सकता है। दूसरा ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो वोट नहीं कर सकता है, लेकिन उसको ये बाकी सब राइट्स हैं, जैसे कि बजट में जाके बोल सकता है, ठीक है, वो अपर हाउस में भी जाके बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोविजन है कि वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे है ना, कि ये स्टेट एज ए म्यूनिसपैलिटी काम करता है, ये कौन सा है, कैसे पता चलता है? देखिए सिंगल सिटीजनशिप हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए म्यूनिसपैलिटी के लिए भी हमारा वही होता है जो स्टेट के लिए भी होता है। मतलब सेंटर स्टेट का बोल रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप लगता है कि स्टेट जैसे म्यूनिसपैलिटी को ट्रीट कर रहा है ना, मतलब कि स्टेट जैसे म्यूनिसपैलिटी के ट्रीट कर रहा है, वैसे स्टेट को सेंटर ट्रीट कर रहा है म्यूनिसपैलिटी के जैसा। ऐसा किससे पता चलता है? देखो इसका आंसर हो गया, इसका हो गया फाइनेंस के लिए। देखिए फाइनेंस के लिए है ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि फाइनेंस के लिए, पैसा के लिए है ना, ये डिपेंडेंट रहता है स्टेट। तो जैसे कि म्यूनिसपैलिटी डिपेंडेंट होता है पैसा के लिए स्टेट के ऊपर, वैसे ही स्टेट डिपेंडेंट होता है पैसा के लिए सेंटर के ऊपर में, ठीक है। इसी पता चलता है कि सेंटर जो है स्टेट को म्यूनिसपैलिटी के जैसा ट्रीट करता है, इससे ऐसा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 249 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा ये जो आर्टिकल 249 है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो उसमें क्या दिया हुआ है ये पूछ रहा है, सिंपल सा। पहला रेसिड्यूअल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। चौथा पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द नेशनल इंटरेस्ट विद द रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कुछ भी है उसमें मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट उस पर काम कर सकता है ये। तीसरा ऑप्शन है लेजिस्लेशन टू बी गिफ्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसके लिए लेजिस्लेचर का इफेक्ट दे सकता है। तो देखिए अब बात करें तो इसका जो आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, मतलब कि सिर्फ डी सही है, ठीक है। कि क्या मतलब नेशनल इंटरेस्ट में अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट में भी बना सकते हैं। ऐसे तो स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई बात आ जाती है तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकते हैं। वोट बाय पोस्ट क्या इसका क्या मतलब है? सिंपल, इसका प्रोक्सी वोटिंग होता है, उसको बोलते हैं वोट बाय पोस्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए थर्ड जेपीएससी में उतना ही था। अब मूविंग फॉरवर्ड सेकंड जेपीएससी में देखते हैं इंडियन पॉलिटी पे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये है कि कौन सा मतलब कि फीचर नहीं है इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है दी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है, क्या ये फेडरल फीचर नहीं है? दूसरा है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, क्या रेसिडुअल पावर जो है सेंटर के पास रह जाएगा, ठीक है। तो ये अगर बोला है फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल का मतलब कौन सा होगा, तो देख लीजिए आप किसमें कौन होगा।
चौथा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसका आंसर है कि जो रेसिडुअल पावर है ना वो सेंटर के पास बच जाएगा। मतलब सेंटर है ना फेडरल के जैसा नहीं काम कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, यूनिटरी जैसा, कि हाँ वो अकेले है वैसा काम कर रहा है। रेसिडुअल पावर है उसके पास, मतलब कुछ भी अगर किसी रेसिडुअल पावर का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी अगर किसी के चीज़ के ऊपर अगर लॉ नहीं है तो उस चीज़ के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। इसको बोलते हैं रेसिडुअल पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करता है ये, ठीक है। तो सम ऑफ द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सच दैट दे कैन नॉट बी टेकन, ठीक है, इसको ठीक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाई आर्टिकल 368, ठीक है। ये बेसिक फीचर है, सिर्फ ऐसे किसी आर्बिटरली हम तरीके से नहीं करते। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इंडिया में, वो कौन से आर्टिकल में कैसे कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहला जो इसका है कि आर्टिकल 19(1)(a) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ये वाला फ्रीडम ऑफ प्रेस का। फिर दूसरा है ब्रॉड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज गारंटेड इन आर्टिकल 91(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है प्रेजेंट इन आर्टिकल 361(a). चौथा, इट डिपेंड्स ऑन द रूल ऑफ लॉ। तो इसका आंसर है 19(1)(a) है ना, उसी में दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में ही आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स इलेक्ट ऑल मेंबर ऑफ अपर हाउस, ठीक है, पहला ये है। दूसरा ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देयरफॉर ए मेंबर ऑफ काउंसिल मे कंटेस्टिंग फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ए कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। चौथा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली, ठीक है, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर है सी। देखिए, जो लोकसभा या फिर राज्यसभा का कोई भी कैंडिडेट है ना, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, कहीं से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कंटेस्ट कर सकता है। ये ऑप्शन हमें 100% ट्रू है, बाकी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा इसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। देखिए, सबसे पहला फाइनेंस कमीशन, आपको भी पता होगा, अभी 15 फाइनेंस कमीशन था जो इनके सिंह के अध्यक्ष था, उनको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ने। दूसरा, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन में क्या होता है, इनका चेयरमैन होते हैं पीएम होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, उसको कोई अपॉइंट नहीं करता है। जो भी पर्सन रहेगा ना पीएम, ऑटोमेटिकली वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हो जाएगा, इसलिए इसको अपॉइंट नहीं करता है कोई, ठीक है। तीसरा है मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, आपको भी पता होगा, जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3 सही है, मतलब 1 और 3 जिस ऑप्शन में होगा, मतलब सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, रेफर टू एज म्यूनिसिपल रिलेशन इन विच कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है, मतलब कि अगर बात करें तो ये सेकंड है, तो थर्ड वाले में भी आया था। क्या आया था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को जो म्यूनिसिपल के जैसे ट्रीट करता है वो कौन सा है, ठीक है, सेम है और इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैटर का जैसे करते हैं उस तरह से है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला है कि ये बाइंडिंग होगा, कि भैया कि आपको एक्सप्रेस करना ही होगा। दूसरा, कि ये फुल बेंच सुनेगी। तीसरा, कि ये एडवाइजरी है, मतलब ये बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, कि हाँ जो एडवाइस दिए हो उसको करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होगा। चौथा, एक ही इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा भेज सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना, एनी मैटर जो है ना, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ मैटर है जिसमें नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको मतलब भेजे हैं तो देना ही पड़ेगा, सुप्रीम मर्जी के ऊपर है उनका, ठीक है, कुछ कुछ मैटर में ऐसा है। तो बी और सी सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फिलहाल जेपीएससी 2 में जो क्वेश्चन आया था पॉलिटी में उतना ही था। अब लास्ट जो है बचा है फर्स्ट जेपीएससी 2003 का जो क्वेश्चन है, उसमें देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले भी आया था, ये वाला पहले भी आया था थर्ड में,
प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन देते हैं वो किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये वाला पहले भी आया था। तो ये बताइए कि जो पहला है, विच आर्टिकल अलाउड सिक्स टू कीप स्वॉर्ड स्मॉल, जो कृपान होते हैं वो लोग, उसको रखने का कौन सा आर्टिकल देता है? देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसमें ये करता है, आर्टिकल नंबर 25 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने का कौन सा मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला कि उसको असेंबली पास करती है, 2/3 मेजोरिटी से असेंबली पास करती है, ठीक है। वो भेजती है पार्लियामेंट में, फिर नॉर्मल जो मेजोरिटी होता है ना उसको अप्रूव करती है, तो फिर ये पास हो जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। ये कहाँ से होता है इलेक्शन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का? कहाँ से कि कौन उसको मतलब कि कौन उसको चूज करते हैं? तो बाई एवरी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड बाई एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कितना है? देखिए अभी तो ये उस हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर तो ऐसे होगा लेकिन ये रिलेवेंट नहीं है। अभी के हिसाब से जान लीजिए कि हमारे पास जो अभी जो है ना 448 आर्टिकल्स हैं अभी प्रेजेंट में, जो अभी डाटा है हमारे पास वो मार्च के हिसाब से 448 एक आर्टिकल है, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, और 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। सब पार्ट्स मिला करके सारे 25 पार्ट्स है, ये याद रखिएगा कि आर्टिकल है 448, ठीक है, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कंकरेंट लिस्ट जो हम लोग लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिए हैं? हम लोग कौन से कंट्री से लिए हैं? तो इसका आंसर है 97 का ए, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। डीपीएस पे देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये चौथे बार आ रहा है, ठीक है। ये अगर हम लोग 6 साल का बना रहे थे इसमें चौथे बार आ रहा है कि कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी का? आयरलैंड से, ठीक है। सरकारिया कमीशन देखिए ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बार बार आता है कि ये कहाँ से है, कौन से रिलेट है, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और दो क्वेश्चन थे जो उस समय के हिसाब से थे, लेकिन अभी के हिसाब से बता दें आपको। जैसे लोकसभा सीट्स का, ठीक है, झारखंड का लोकसभा सीट कितना है? 14, ठीक है। और राज्यसभा की बात करें तो कितना है? राज्यसभा में कितना सीट है झारखंड का? 6, ठीक है। राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 14, ठीक है। और देखिए एक और उस समय ये पूछा था कि चेयरमैन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के? देखिए मेरा वो वीडियो है एक जिसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर मिसलेनियस का जो टॉपिक है उसमें GS1 में, उसमें मैंने डाल कर रखा है वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा, इसके बारे में चर्चा है अरुण कुमार मिश्रा के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही है पॉलिटी सेक्शन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया 6 से लेकर के 1 में। और आपको अगर एफर्ट मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप करिए, लाइक करिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कहीं पे डाउट है कि हाँ इसका आंसर है नहीं, तो नीचे कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा, हेल्प करूंगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।